नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना कर महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन की कामना की। इस दौरान उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की आरती की और वैश्विक कल्याण का संकल्प लिया। इसके साथ ही क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी संगम नौज पहुंचे, जहां उन्होंने रिवर क्रूज पर विहार का आनंद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के बयान पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि किशोर, जो भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, अब टिहरी से लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उन्हें भाजपा से टिहरी में कई अन्य दावेदार नजर आ रहे हैं। दसौनी ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए किशोर उपाध्याय की चिंता स्वाभाविक है। किशोर भाई का पूरा सम्मान है। मेरे तो अध्यक्ष के रूप में उनके ही कार्यकाल में मैंने प्रवक्ता की जिम्मेदारी ली, लेकिन आज मन को एक बात कचोट रही है कि और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये जो विधानसभा सीट और लोकसभा सीट बढ़ाने की डुगडुगी किशोर भाई पीट रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या उत्तराखंड को भू कानून मिल गया? क्या लोकायुक्त मिल गया? क्या जो वनाधिकार के लिए आप ध्वजवाहक बने थे वो आपने हासिल कर लिया? यहाँ के जल जंगल जमीन पर यहाँ के हकूकधारियों को अधिकार मिल गया क्या? तो ऐसे में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े बड़े जो हमारे दर्द हैं उत्तराखंड के, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया हम पर हावी होता चला जा रहा है, वो सारे दुख और दर्द आपको एक तरफ लग रहे हैं और आज आप आवाज उठा रहे हो विधानसभा सीट और लोकसभा सीट बढ़ाने के लिए। किशोर भाई का पूरा उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र उपयोगी नहीं रहा और कांग्रेस ने हताशा का प्रदर्शन किया। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस बेबुनियादी मुद्दों को सदन में लेकर आई, जो महाराष्ट्र और राजस्थान में हार की प्रतिक्रिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दाहीन हो चुकी है और इस बारे में हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। सर, बात कर लिया जाए, शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार जो है हंगामेदार देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है तमाम मुद्दों के साथ जो है बोल रही है कि सरकार से हम बात करना चाह रहे हैं और सरकार उनसे जो है बात नहीं करना चाह रही। क्या कहेंगे? देखिए, शीतकालीन सत्र को जिस रूप में उपयोगी होना चाहिए था, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोगों ने एक हताशा का काम किया है और ये हार की हताशा है। महाराष्ट्र की हार है, उसके बाद राजस्थान की हार है, तो हार की हताशा में ऐसे बेबुनियाद विषयों को लेकर कांग्रेस सदन के अंदर आती है जिनका कोई अर्थ न तंत्र। और ख़ासतौर पर राज्यसभा के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो एक गरीब का व्यक्ति, किसान परिवार का व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर है, राज्यसभा के सभापति के रूप में, उन पर अनर्गल आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव को लाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। हर बार कांग्रेस ने किसान के पुत्रों को अपमानित करने का काम किया। उसके चरण में ये दूसरा घटनाक्रम में कह सकता हूँ रूप में है। सदन के अंदर मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस, जो विषय आने चाहिए उनको लाने में अक्षम है। और मैं कह सकता हूँ कि जनता इस सब चीज़ को देख रही है। जनता के पैसे का जिस बात दुरुपयोग हो रहा है, सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है, लेकिन एक ही विषय लोकसभा चुनाव से पहले से हटानी करते करते राहुल गांधी ने जमीन चाट ली और जॉर्ज सोरोस के विषय पर जो जवाब देने की स्थिति में ना हो, इस प्रकार के लोग केवल अपने चेहरा को छुपाने के प्रकार निर्माण करते हैं। सदन अच्छा चले, सदन कार्रवाई ठीक प्रकार से चले, श्रेयास के लिए प्रयासरत है। माननीय सभापति महोदय ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अनेकों वार्ता करने को बुलाया है, लेकिन केवल सदन में आकर हल्ला करना और किसी विषय का मैं सकारात्मक रूप से विचार न करें, कांग्रेस की नीयत बन चुकी है। और मैंने कहा केवल और केवल हाल की बौखलाहट है, अभी शुरुआत है। कांग्रेस अगली बार 2.5 का अंक भी नहीं छू पाएगी। वही देखा गया था कि पिछले दिनों सदन के अंदर और बाहर जो है मास्क पहन के जो है विपक्ष के तमाम नेता जो है दिखाई दिए थे। चाहे बात कर लिया जाए मोदी जी की या फिर अडानी की, एक मास्क लेकर लगातार प्रदर्शन करे, तो उस पर आप क्या कहें? ये प्रदर्शन तो कांग्रेस लगातार मुझे लगता है कि अब 5 से 7 साल पहले से इस प्रकार के घटनाक्रम कर रही है और जनता जवाब दे रही है। जनता ने इनको नकार दिया है और
इस बार तो जब जॉर्ज सोरेस का मामला है और सोनिया गांधी से उनके संबंधों का विषय है, राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर जिस प्रकार से ये धन की आपूर्ति करते हैं, और वो जॉर्ज सोरेस केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो विश्व के सभी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करने का जो काम करता है, ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ अगर देश की सबसे मुख्य विपक्षी पुरानी पार्टी का अगर साथ है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर षड्यंत्रों को स्थान देने का काम कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस से बचना चाहती है। इसलिए इस प्रकार के नकारात्मक विषयों को लेकर बार बार उसको उठाना, बार बार उसको मीडिया के सामने लाना, सदन के अंदर बोलने की स्थिति नहीं है, कोई तर्क उन पर है नहीं, कोई जवाब उन पर रहता नहीं है। आखिरकार टाटा बिरला ऐसे अनेकों उद्यमी हुए हैं, अनेकों बार इन सब से भी अपनी चर्चाएं जनता ने की है, संसद में उन पर बहस हुई है। बहस हो, उस पर जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आज की बात किया जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है किसानों के हित में बोलती हुई दिखाई दे रही थी। उनका ये कहना था कि सरकार जो है किसानों के हित में बात नहीं कर रही है और किसान लगातार जो है प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। अब किसान भी कांग्रेस के हथकंडे को समझ चुकी है। हरियाणा ने जवाब दे दिया है, महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया है, पंजाब से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। तो कांग्रेस को अब किसान का जो कांग्रेस ने बार बार अपमान किया है, किसान के प्रति सम्मान का भाव तब जागृत होता है जब तुम्हारे दिल के अंदर, भाव के अंदर किसान के नेताओं के प्रति समर्पण का भाव। चौधरी चरण सिंह को अपमानित किया, चौधरी अजीत सिंह को बार बार अपमानित किया, किसको साथ रखा आपने? चौटाला उनसे आपसे अलग हो गए। हरियाणा के अंदर बंसीधर से लेकर जितने कांग्रेस ऐसे नेता थे जिनको मैं कह सकता हूँ कि किसान नेता के रूप में जिनकी ख्याति थी, कांग्रेस ने उन सबको नकारा, उनको अपमानित किया है। और आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, भारतीय जनता पार्टी किसान हित में काम कर रही है और वो जनादेश के रूप में स्पष्ट हुआ है। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, आपके कंधे पे तमाम भार थे और उसको आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से निभाएं और जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी को हुई है। आने वाले वक्त में जो चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, केदारनाथ का चुनाव हमने बहुत अच्छे मतों से जीता है और कांग्रेस ने इस प्रकार के केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का जो काम किया था, वहाँ भी झूठ के अनेकों विषय खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन केदारनाथ की जनता ने मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के लोगों को दिया है। अब नगर निगम, नगर पंचायत के हमारे चुनाव है, उस चुनाव की अधिसूचना जैसे जारी होगा हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। 11 के 11 नगर निगम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विश्वास में कैसे। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अभी आपने साफ तौर पे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट जी से सुना कि किस तरीके से आने वाले चुनाव जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं वो भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। लेकिन विपक्ष की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा सांसद होने के नाते उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा कर रही है, ना कि बैठ के बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में सदन किस तरीके से चलते हुए दिखाई देगा। अवनीश तिवारी, एमबी न्यूज़, दिल्ली। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की हालिया कैबिनेट बैठक में नई आवास नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईएमआई के तहत आवास मिलेगा। इसके अलावा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तहत भी लोगों को बाजार मूल्य से कम दामों में फ्लैट प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में आवास समस्या का समाधान होगा। देखिए, अभी पिछले जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई आवास नीति हमारी लागू की गई है और नई आवास नीति में जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर सेक्शन के लोग होते हैं, तो उसमें पहले ऐसा था कि अगर किसी की पूरे साल में आमदनी या आय जो है अगर 3 लाख है तो उनको ईडब्ल्यूएस मकान उनको मिलता था, उसके हकदार होते थे। अब वो जो आय की सीमा है उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यानी कि अगर किसी की थोड़ा ज़्यादा इनकम है तो उसको भी हम लोग ईडब्ल्यूएस के मकान आवंटित कर पाएंगे। देखिए, अभी पिछले जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई आवास नीति हमारी लागू। कल देर शाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें सबसे मजेदार जो सेट है वह संदीप दीक्षित की,
जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ेंगे। और कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो या तो कांग्रेस के टिकट पर कई बार जीत चुके हैं या अभी भी मौजूदा विधायक चल रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली में कितनी सीट्स प्राप्त होती हैं। देखिए, जो हमारी लिस्ट है वो एक बहुत ऐसी लिस्ट है जिसमें हमें सभी, ना सिर्फ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, बल्कि इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जहां एक्सपीरियंस का हमने बेनिफिट लेने का काम किया है, वहीं नए और युवा चेहरे भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो कायस्थ हों, अन्य सभी वर्गों को इसमें स्थान मिला है। देखिए, जो हमारी लिस्ट। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं ने औली से नीति घाट तक जीप सफारी शुरू की है। इसमें पर्यटकों को औली से लेकर नीति घाटी के बीच के हिल स्टेशनों बाबा बर्फी और प्रथम गौनीति का दीदार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि प्रशासन शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है ताकि पर्यटक यहां के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। शीतकालीन यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें प्रमुख जो हमारे स्थान हैं वहाँ मैंने स्वयं निरीक्षण भी कर लिया है। तो अभी हमारा जो हाईवे है और अन्य मार्ग हैं सुचारू हैं, तो आशा करता हूँ कि ये यात्रा सुखद और सफल रहेगी। खबर चमोली से है, जहां चमोली के ज्योतिमठ क्षेत्र में पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल बीमा के लिए किसान बड़ी संख्या में ब्लॉक मुख्यालय पहुंच रहे हैं। खाता खतौनी और हिस्सा प्रमाण पत्र लेने के लिए तहसील के भूलेख कार्यालय में किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तहसील प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू कर किसानों को टोकन नंबर के आधार पर खाता खतौनी की नकल सुलभता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। तो नहीं प्रॉपर ढंग से निकल रहा है और टोकन सिस्टम है अभी यहाँ पे, और अंदर अभी पूरा काम कर रहे हैं और अच्छा तरीके से निकल रहा है। तो नहीं प्रॉपर ढंग से निकल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां 2.5 साल की बच्ची का देहरादून अस्पताल में देहांत हो गया। हृदय संबंधी रोग से बच्ची का निधन हो गया। महज 2.5 साल की बच्ची देश की पहली डोनर बनी और बच्ची के पिता राम मेहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान की प्रति किया था। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसको आप वेंटिलेटर सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमने उसको रखा, लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफी दवाइयाँ दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। हाँ, देखिए एक बहुत ही छोटी बच्ची एक हमारे यहाँ, इसकी मदर हमारे यहाँ भर्ती हुई थी और पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद ही इसको सांस की काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम हुई और इसको बचाया नहीं जा चुका, क्योंकि इसमें संज्ञान ये आया है कि उसको दिल की प्रॉब्लम थी, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। उसमें उस बच्ची की डेथ हुई, बहुत ही दुखद रहा। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उनके माँ बाप को हम लोग को एक साधुवाद देना चाहिए कि एक बहुत ही महान कार्य उन्होंने किया और उस छोटी बच्ची को वो यहाँ हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट को उसका देहदान किया है। देहदान का मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक दधीची एक ग्रुप है और एक मोहन ग्रुप है, जो पूरे उत्तराखंड में बहुत ही एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं इस तरह का। लेकिन ये जो बहुत छोटे बच्चे वाला मामला पहला ही है, तो ऐसे में ये डिसेक्शन के तो नहीं, लेकिन हाँ इसको म्यूजियम में, जो हमारा एक म्यूजियम होता है वहाँ, इस तरह के जो एनाटोमिकल मतलब शरीर रचना का जो भी एक अलग प्रकार की कुछ चीज़ है या नॉर्मल भी है, तो वो रखी जाती हैं। तो वहाँ पर उसको रखा जाएगा, जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के और MD के एनाटॉमी के और बाकी डिपार्टमेंट के भी लोग उसमें एक बहुत बड़ा।
खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा वृंदावन मार्ग के जंगलों में दर्जनों मृत गांव मिलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुस्से में मथुरा मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर की मांग की है। पुलिस ने जाम खुलाने की कोशिश की, लेकिन गौ भक्तों ने समझाने के बावजूद मार्ग नहीं खुला। इससे मथुरा वृंदावन मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मथुरा जनपद के वृंदावन के एक जंगल में करीब 1 दर्जन से अधिक गौ माता मृत्यु पाए जाने से इस समय पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के द्वारा लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं गौ भक्तों के द्वारा मथुरा वृंदावन मार्ग पर जाम भी लगाया गया है और पुलिस उनको समझाने में जुटी हुई है और उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी सभी आरोपी जो हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी वो गौ माता को रोड पर रखकर और वो नारेबाजी कर रहे हैं और जिसको लेकर प्रशासन की ने अपनी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा से रिंकू शर्मा। खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। पहले महिलाओं को 1000 प्रति माह मिलते थे, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर 2100 किया जाएगा। गुरुवार को अतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई। शुक्रवार से महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी और केजरीवाल ने कहा कि यह योजना लागू हो गई है और जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को इसका लाभ भी मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 महीने से कम का समय रह गया है। कल अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिला सम्मान निधि शुरुआत कर रखी थी काफी समय से, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलते थे। अब वह बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी गई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के होने के बाद यानी कि फरवरी के लास्ट से यह पैसा जो 2100 रुपए महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। खबर रुड़की से है, जहां उप जिला चिकित्सालय में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों के दलालों का दबदबा बना हुआ है। महिला वार्ड के पास दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, जहां मोटी रकम वसूल ली जाती है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिला वार्ड के पास दलाल घूमते नजर आए और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले डायमंड अस्पताल और माई अस्पताल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल की मेटेन तेजवेरी चौधरी ने भी इस समस्या पर चिंता जताई और कार्रवाई की आवश्यकता बताई है। चौधरी मैट्रन के पद पे हूँ कि यहाँ दलाल जो लेडीज या जेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी उनका पूरा शकल नहीं मालूम है। जब मुझे देखते हैं वो मुझे देख के 9 11 हो जाते हैं, चले जाते हैं मुझे देख के। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर इस तरह के आए, उन पर शिकंजा कसना चाहिए और 4 होमगार्ड जरूर होने चाहिए नाइट में मॉर्निंग इवनिंग, जो गश्त करें और देखें कि क्या हो रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आत्मनिर्भर बनने के लिए काश्तकार कैवी की खेती कर रहे, जिससे उद्यान विभाग पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग ने युवाओं को कैवी की खेती के लिए बॉक्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 40 से अधिक किसान इस खेती को अपनाकर गरीबों में वितरण कर रहे हैं। गोविंद सिंह गोसाई ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काश्तकार इस दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर नौटियाल ने कहा कि यह खेती पहाड़ों में अच्छी उपज दे सकती है और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करती है। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। अलग अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों के पास से 130 अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में कच्ची शराब की शिकायतों पर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में
आज हमारे द्वारा 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें एक अभियुक्त से 110 पाउच और एक से 70 पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में कच्ची शराब की शिकायतों पर लगातार फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।